हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस के हमारे जो व्याख्यान की जो श्रृंखला है उसमें हम एंटोनियो ग्रैम्शी पर चर्चा कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास के बाद हम ये समझ गए हैं कि ग्रैम्शी 20वीं शताब्दी के इटालियन विचारक थे जिन्होंने मार्क्सवादी जो धारणा थी या जो मार्क्सवाद है उसकी कुछ मान्यताओं को मॉडिफाई करने का प्रयास किया है। इसलिए हम उन्हें नियो मार्क्सिस्ट के रूप में जानते हैं। मुसोलिनी जो शासक था उसके समय में ग्राम्शी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और मुसोलिनी ने की जो सरकार थी, जो उनके फासिस्ट जो सरकार थी या जो निरंकुश सरकार थी, उसने इस पार्टी को जो जिसके ग्रैम्शी नेता थे उसको अवैध घोषित कर दिया था और उनकी पार्टी के अधिकांश नेता इटली से बाहर चले गए और ग्रैम्शी पकड़े गए थे। ये इन बात पे चर्चा हम पिछले क्लास के अंदर कर चुके हैं कि अपनी बंदी गृह में रहते हुए ग्रैम्शी ने कुछ लेख लिखे जो कुछ पॉलिटिक्स पे थे, कुछ फिलॉसफी पे थे और ग्रैम्शी की मृत्यु के बाद उनके जो भी लेख थे उनका एक संकलन प्रिजन नोटबुक के रूप में 1971 में प्रकाशित हुआ। और जो आज एक थ्योरिस्ट के रूप में हम जो एंटोनियो ग्रैम्शी को जानते हैं वो इन्हीं लेखों पर आधारित है। अब हम आज की क्लास में ही देखेंगे कि एंटोनियो ग्रैम्शी नियो मार्क्सिस्ट के रूप में जब जाने जाते हैं तो उन्होंने ऐसी क्या नई बात की या उन्होंने मार्क्सवादी धारणा में किस प्रकार उसका पुनर्निरूपण किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रैम्शी ने रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है को बहुत सराहा, क्योंकि वो ये मानते थे कि उस जो बोल्शेविक क्रांति है वो आर्थिक परिस्थितियों पर एक संकल्प शक्ति की विजय के रूप में दिखाई देती है। परंतु साथ ही साथ ग्रैम्शी ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो पश्चिम का जो एडवांस्ड जो पूंजीवाद है वो अब इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारी मार्क्सवाद की जो पुरानी रणनीति है, जो उस समय जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी और आज के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। तो जो रणनीति उस समय अपनाई गई थी वो आज उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अब जो कामगार हैं या जो मजदूर हैं वो अपने मालिकों ने उनकी जो वर्तमान में जो उनके लिए व्यवस्थाएं कर रखी है वो उनके लिए दिमागी रूप से तैयार हो गए और वो उनके लिए अनुकूल भी है। एक बात तो वो ये कहते हैं। दूसरी बात जो ग्रैम्शी कह रहे हैं कि जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है या जिसको हम चिरसम्मत मार्क्सवाद कहते हैं वो उसकी अनेक मान्यताओं को अस्वीकार कर रहे हैं और बुर्जुआ राज्य का जो नया विश्लेषण है उसको प्रस्तुत करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसमें अब चेंज की जरूरत है। उनका ये मानना है कि पूंजीवादी समाज में जो प्रभुत्व की संरचनाएं हैं और यहाँ पे वो दो संरचनाओं की बात कर रहे हैं, दो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो डोमिनेट करती हैं। पहला है राजनीतिक समाज, दूसरा है नागरिक समाज। जिस राजनीतिक समाज की वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक समाज या राज्य एक ही हैं और ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमेशा कोर्शन यानी कि बल प्रयोग का सहारा लेते हैं और सरकार का जो सारा ढांचा है वो भी इसके अंदर आ जाता है। और ये जो राज्य है या ये जो सरकार है या जो भी राजनीतिक समाज है ये बल प्रयोग करने वाली संरचनाएं उनको वो मानते हैं। दूसरी, जिस राजनीतिक समाज के बाद वो जिस नागरिक समाज की बात कर रहे हैं इसको भी वो बलपूर्वक संरचना मान रहे हैं, लेकिन ये जो संरचना है ये इन्होंने वैधता का स्तर धीरे धीरे प्राप्त कर लिया है। ग्रैम्शी कह रहे हैं कि नागरिक समाज अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो स्टेट है वो धीरे धीरे अपनी बात को मनवाने के लिए
एक कंसेंट लेने के लिए सोसाइटी की, वो धीरे धीरे इस प्रकार की व्यवस्था करता है, या हम कहें कि वो इस तरह से मैन्यूवरिंग करता है, या इस तरह से स्टेट अपनी कंडीशनिंग करती है कि नागरिक समाज की जो भी संस्थाएं हैं, परिवार है, पाठशाला है, ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ये नागरिकों को समाज के हम जानते व्यवहारों से या नियमों से परिचित कराती है। यही जो संस्थाएं हैं, ये शासक वर्गों के प्रति हमको किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, किस प्रकार का सम्मान रखना चाहिए, उसके लिए हमारी कंडीशनिंग करती है या हमारी कंसेंट लेती है। तो ग्रैम्शी का ये मानना है कि ये जो संरचनाएं हैं नागरिक समाज की, ये बुर्जुआ समाज के जो नियम हैं उनको वैधता प्रदान करवाती हैं, और नागरिकों को यह वैधता इस प्रकार उनको लगने लगती है कि वो इसके अंतर्गत या उसमें जो निहित अन्याय है वो उसको पहचान ही नहीं पाते हैं, वो उसके अंदर भी खुश रहने लगते हैं और उन्हें अन्याय भी न्याय प्रतीत होने लगता है। इसलिए ही ग्रैम्शी इन्हें स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन कह रहे हैं कि ये संस्थाएं बुर्जुआ समाज को अपना कार्य करने में सहायता देती हैं, और बुर्जुआ समाज अपनी स्थिरता के लिए नागरिक समाज की इन्हीं संरचनाओं पर आश्रित रहता है। और जब कभी नागरिक समाज की असहमति को दमन करने में जब विफल हो जाते हैं तो वे राज्य को ले लेते हैं। यानी कि बुर्जुआ समाज के पास में दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक राज्य के रूप में है राजनीतिक समाज और दूसरा है नागरिक समाज। तो ग्रैम्शी का यह मानना है कि साम्यवादी आंदोलन की अब जो मूल रणनीति है, अब उसमें पूंजीपति राज्य को मात्र खत्म करने से ही अब यह आंदोलन सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब बुर्जुआ तत्वों ने जो उनकी जो प्रधानता है उसको अंत करने में भी, या जिस उनके जो वैल्यूज़ है, या उन्होंने जिस प्रकार से इस सिविल सोसाइटी को उनकी जो कंडीशनिंग कर दी है, उनका जो दिमाग रूप उसको इस तरह से बना दिया कि उनको अन्याय में भी न्याय दिखने लगा है। अब इस स्थिति को बदलना होगा। एक बात ग्रैम्शी ये कह रहे हैं। ग्रैम्शी का ये भी मानना है कि अब जो पूंजीवाद है उसकी राख में से बिल्कुल सोशलिज्म उठ के अपने आप से नहीं खड़ा होगा। अब वो मार्क्सवादियों को ये समझा रहे हैं कि उन्हें अर्थशास्त्र के मोहजाल से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मात्र मार्क्सिज्म की जो अवधारणा वो अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो कह रहे हैं अब हमें अर्थशास्त्र के मोहजाल से निकलना होगा और कल्चर, साहित्य, नैतिक और दार्शनिक वाद विवाद में जो पूंजीवाद के विरुद्ध जो हमारी विचारात्मक आइडियोलॉजिकल वार है उसको जारी रखना होगा। यानी कि जो ये क्रांतिकारियों को सबसे पहले नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं इनमें घुसपैठ करके मास कॉन्शियसनेस को बदलना होगा। उनकी मनोचेतना को, जन चेतना को, उनके मन में जो धारणा अवधारणा बैठ गई है उसको बदलना होगा, या फिर इस नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं इनको भीतर से कमजोर करना होगा, इनके बेस को से इनको बदलना होगा। तभी क्रांति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का उसको रास्ता मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि ग्रैम्शी मार्क्सवाद में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें आर्थिक रूप आधार पे ही इस व्यवस्था को नहीं देखना होगा, बल्कि बदलाव की जो कड़ी है उसको, या बदलाव का जो तौर तरीके हैं उनको बदलना होगा, और बेस स्तर पर नीचे से हमको अपने आधार के उस स्तर पर बदलाव इसके अंदर लाना होगा। एक अन्य बात और है कि ग्रैम्शी मूलतः स्वभाव से ह्यूमनिस्ट थे, मानववादी थे। वे किसी भी प्रकार के नृशंसतावाद या निरंकुशतावाद के समर्थक नहीं थे। इसलिए वे क्रांति के द्वारा किसी भी कोर्सिव स्टेट को स्थापित नहीं करना चाहते थे। कोई बल पूर्वक किसी चीज़ को उखाड़ के जड़ से उखाड़ के फेंकने की बजाय वे समस्त संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण करना चाहते थे।
वास्तव में वे राज्य को एक ऐसे समाज के रूप में बनाना चाहते थे जहाँ सारे निर्णय बल प्रयोग की बजाय कंसेंसस से लिए जाए, सर्वसम्मति से लिए जाए। तो वो कह रहे हैं कि जो अगर मार्क्सवाद को सफल बनाना है तो हमें नए तरीके काम में लेने होंगे, नई तरीके से इसको परिभाषित करना होगा और उसको बात को समझना होगा। थैंक यू।